जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि एसएससी ने न्यू एग्जाम डेट्स को निकाल दी हैं और नेक्स्ट मंथ 13 अगस्त को एसएससी सीजीएल शुरू हो जाएगा और उससे पहले सीएचएसएल का एग्जाम हो चुका होगा और दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसीज भी ऑलरेडी निकाली जा चुकी हैं। तो अब हमारे पास केवल एक महीना बचा है, सिर्फ 1 मंथ, और इस एक महीने में हम जो तैयारी करेंगे वही हमारी जीत को तय करेगा एग्जाम के अंदर। इस एक महीने में जो हमारी रणनीति रहेगी, जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने की, वही स्ट्रेटजी हमको उस एग्जाम में सफलता दिलाएगी। इस एक महीने की रणनीति को अब शानदार रणनीति के साथ तैयारी करें और उसी के साथ लगे रहें। मैं ऑलरेडी एक 10 मिनट का एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि कैसे आपको उन एक महीने के दौरान यानी 30 डेज किस तरह से आपको उन 30 दिनों में तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट, सारा कुछ मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। आज की क्लास जो पहली क्लास है हमारी प्रैक्टिस बैच, यानी इस क्लास में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा रिवीजन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी जो एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं उनको हम पढ़ेंगे और उन पर हम डिस्कशन बहुत ज्यादा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। मैं इस क्लास में आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो ये है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में आपको इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट होने वाले जो वर्ड्स हैं या जो मुझे लगता है कि हां इस बार वो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें पैसेज हम डिस्कस करेंगे, क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस। ना इसके बाद में बच्चों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दो टॉपिक ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा और वो बहुत आसान होता है, उसको मिस नहीं करके आना है। इस क्लास में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा आपको उसके नोट्स बनाते चलने हैं रोजाना। यू हैव टू मेक नोट्स। जो भी क्वेश्चंस मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, एवरी क्वेश्चन आप लिखेंगे और उसके ऊपर जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, उसके ऊपर जो डिटेल बताऊंगा, उसका जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उसके बाद जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी तो रात को सोने से पहले पहले या अगले दिन क्लास में आने से पहले पहले वो सारे नोट्स क्लास के 2 बार रिवीजन होना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। फिर से रिपीट करो, कितनी बार? 2 बार उनका रिवीजन होना चाहिए। क्लास में आने से पहले जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना है एवरी डे। आपके पढ़ने का शेड्यूल भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे कि पूरे दिन में आप किस तरह से पढ़ाई करें, इंग्लिश को किस तरह से लेकर चलें। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर को अलग टाइम पे पढ़ना है, एक साथ तीनों को नहीं लेके चलना ना। इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक साथ लेके नहीं चलने हैं आपको। अगर आप एक साथ लेके चलोगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। आप इनको सेपरेट टाइम दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, कि जैसे मॉर्निंग में आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, मॉर्निंग में इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, क्लास में आने से पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आइए। क्लास के बाद आप वोकैबुलरी पढ़िए। क्या पढ़िए? वोकैबुलरी पढ़िए। एंड देन इवनिंग में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए। या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप कि क्लास के बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इवनिंग में आप वोकैबुलरी को पढ़ें। आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हो क्योंकि हर बच्चे का सोचने का तरीका और थिंकिंग अलग अलग होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो सब पे लागू हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को बना सकते हो क्योंकि आपको इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके। तो अपना शेड्यूल इस तरह से बनाओ कि आप प्रॉपर टाइम दो ग्रामर को, प्रॉपर टाइम दो वोकैबुलरी को और प्रॉपर टाइम दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। किसी भी चीज को हमें नहीं छोड़ना है। इस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा।
एक और बात, मैं यहां पर जो भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। हूबहू नहीं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उनके रूल्स मतलब उनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में हम क्लास को शुरू करेंगे और क्वेश्चंस को शुरू कर देंगे। आप अपने नोटबुक और पेंसिल निकाल के बैठ जाइए। अब स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अब लिखना शुरू कर दीजिएगा। और एक बात और, आपको जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आपको वो क्वेश्चन खुद भी समझना है। सबसे पहले खुद अंडरस्टैंड करना है कि उसमें क्या आंसर हो सकता है, एंड देन लीव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और जो चैट चलेगी उस चैट में अपने आंसर्स देने, सभी जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं इस वक्त, वो सब आंसर देंगे अपना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बताइए इसमें क्या आंसर होगा, कहां गलती है इसके अंदर। सोचिए जरा क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। देन सोचिए कहां एरर हो सकती है। विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में एरर है। अब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओ डियर द ऑडियो ऑन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर। इस क्वेश्चन का मतलब है टेलीविजन पे जो चैनल्स आ रहे हैं उनमें से किसी एक चैनल का जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं है। ओ डियर, अरे प्रिय। यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे लिखा है वन ऑफ के बाद नाउन है द चैनल। आपको मालूम है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। ऑलवेज रिमेंबर इट। वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन कैसी होती है, प्लूरल नाउन होती है। इसको नोट डाउन कर लेना सभी। जानते हो, मैं अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो उसको पता होगा कि ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन कैसी होगी, प्लूरल नाउन। तो यहां पर ये जो नाउन है चैनल, इस चैनल में क्या लगा देंगे, एस। क्या लगा देंगे इस चैनल में, बोलो क्या लगा देंगे, चैनल में लगा देंगे एस। नोट डाउन कर लो इसको ना। इसी के साथ बच्चों मैं इसके साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। वन ऑफ के बाद, या फिर आपको कभी कभी सम ऑफ के बाद, या फ्यू ऑफ के बाद, या मेनी ऑफ के बाद, इनके बाद, या फिर प्लेंटी ऑफ के बाद, या फिर ए लॉट ऑफ के बाद, या फिर लॉट्स ऑफ के बाद में। ध्यान रखिएगा कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आती। कैसी नाउन नहीं आती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आती। हमेशा किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का। चाहे वो वन ऑफ हो, सम ऑफ हो, फ्यू ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, अलॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, इनके बाद हमेशा कैसी नाउन लगाएंगे, प्लूरल नाउन। नोट डाउन कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ने वाले हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। नाउ अब देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताइए इसमें कहां एरर है, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में इसमें एरर होगी। आराम से सोचो क्वेश्चन को एंड देन गिव द आंसर। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर गाइज। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। कहां क्या एरर हो सकती है इसमें, क्वेश्चन को समझिए। शाबाश, वेरी गुड। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। यानी प्रत्येक व्यक्ति वेल इक्विप्ड था, यानी सुसज्जित था, उसके ऊपर सारे हथियार थे। विद हिज ओन वेपन्स, अपने वेपन से, अपने हथियारों से पूरा लेस था वो। इक्विप्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक लेस होना हथियारों से ना। इसमें एरर क्या है, देखिए इसमें एरर है एवरीवन सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है मेरे पास, आर। ध्यान रखो अगर कभी भी सब्जेक्ट में एवरी या फिर नो या फिर एनी या फिर सम और इनके बाद में लिखा हो वन या बॉडी और या फिर थिंग लिखा हो, अगर ये सब्जेक्ट में दिए हो जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, आगे वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आगे। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आता है तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे वहां पर। बात समझ में आ गई, क्लियर सबको? अरे हाँ या ना, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ या ना। बात समझ में आई नहीं आई बोलो हाँ या ना, यस और नो।
उसके बाद करेंगे एवरीवन सब्जेक्ट में लिखा है और आर क्या है, वर्ब है, तो आर नहीं क्या हो जाएगा यहां पर, इज कर देंगे इसका। ये जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन में छांट के लाया हूं आपके लिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस के आने की ज्यादा संभावना है एग्जाम के अंदर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इस क्वेश्चन में कहां और क्या एरर है। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे समझा, उसके आंसर्स भी आपने देने की कोशिश की, शाबाश। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए आइए। इस क्वेश्चन में लिखा ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, इंडिया में वो सबसे बेस्ट है यानी सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब एरर क्या हो सकती है इसमें, देखिए ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आपको अगर नहीं मालूम कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है तो मैं बता दूं बच्चों, इंग्लिश में कुछ डिग्रियाज होती हैं और ये जो डिग्रीज होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और डिग्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। पहली डिग्री कौन से, पॉजिटिव, दूसरे कंपैरेटिव एंड द कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ना सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री और कंपेयर, ये 3 डिग्रियां होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गुड, गुड की कंपैरेटिव क्या होगी, बेटर, एंड इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे मैं कहूं टॉल, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, तो इस तरह से 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव्स की इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ना यहां पर ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें क्या रह रहा है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री का एक रूल है कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। ध्यान रखिए, वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो बेस्ट लगा हुआ था इससे पहले द आता है, आएगा। इससे सुपरलेटिव डिग्री वाले क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जितने भी नोट्स बनाओगे आप इनको टॉपिक वाइज बनाते चलना। जैसे ये एडजेक्टिव का टॉपिक में से क्वेश्चन है, किस टॉपिक में से है, एडजेक्टिव के टॉपिक में से क्वेश्चन है। और ये सारे नोट्स जो आप बनाने वाले हो, अभी जो बना रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको इतनी बार रिवाइज करना है बिकॉज इन्हीं में से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी आपके एग्जाम में। चलिए अब करते हैं, ये आपने लिख लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगा देंगे बच्चों, द। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, वो इंडिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। नाउ नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन विल मूव अहेड, फिर आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट एरर कुड बी हियर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और एक बार इसमें समझिए फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कहां एरर है। अब देखिए जरा स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। इस क्वेश्चन में लिखा है, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेन्सटेकिंग फॉर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मॉरल सेल्फ। क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है बताओ, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। इसमें देखिए आवर हिस्ट्री ये सब्जेक्ट है और उसके बाद में कैन बी सीन ये वर्ब हो गई। बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गई हमको। आगे बढ़े अब। एज ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन, क्या आपको यहां पर देयर नजर आ रहा है, कैन यू सी देयर हियर, यस, यहां पर देयर दिख रहा है हमको, वेरी गुड। उसके बाद में हैव बीन नजर आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है सभी को, शाबाश। मुझे यह बताओ कि देयर के बाद में वर्ब दिख रही है हमें यहां पर देयर के बाद में क्या है, वर्ब है, और देयर के बाद में वर्ब होगी तो उस वर्ब का सब्जेक्ट कहां होता है, उस वर्ब का सब्जेक्ट कहां होता है, वर्ब के बाद। कहां पर, वर्ब के बाद। ये देयर है, देयर के बाद हैव बीन, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ये रहा सब्जेक्ट, ए यहां से लेकर यहां तक। बच्चों ऑफ के बाद तो सब्जेक्ट नहीं मानोगे ना, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा,
तो इफ पेन्सटेकिंग फॉर्जिंग। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपने मुझसे पढ़ा या किसी से पढ़ाओ, क्या आपको पता है कि आर्टिकल लिखा हुआ है, यहां पर आर्टिकल के बाद में नाउन होनी चाहिए? क्या आपको यह मालूम है कि आर्टिकल के बाद में नाउन आती है? शाबाश। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आ सकते हो, क्वेश्चन को हल कर सकते हो बिना क्वेश्चन को समझे भी। कैसे? देखिए आर्टिकल ए दिख रहा है आपको, शाबाश। ए पेन्सटेकिंग नजर आ रहा है आपको, पेन्सटेकिंग और फॉर्जिंग, यानी यहां पे दो वर्ड है आर्टिकल के बाद में और आगे प्रीपोजिशन है। अगर आर्टिकल के बाद में दो वर्ड हो, कितने वर्ड? 2 वर्ड्स, तो उसमें से दूसरा वर्ड क्या होता है? दूसरा वर्ड नाउन होता है। और नाउन से पहले क्या होता है? नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है ना ऊपर वाला, ये वाला पेन्सटेकिंग, ये एडजेक्टिव है, और ये जो फॉर्जिंग है ये क्या है? ये नाउन है। बात समझ में आ गई? अच्छा नाउन में आईएनजी दिख रही है आपको, आईएनजी, इसका मतलब ये एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। ये एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है और इस समय किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। तो अगर ये नाउन का काम कर रही है तो इसका मतलब ये जेरेंड हुआ। क्या हुआ? जेरेंड। बात समझ में आ गई क्या? जेरेंड हुआ ये। और यहां पर ए आर्टिकल लगा हुआ है तो कैसा हुआ? जेरेंड। सब्जेक्ट यही है ना, नाउन, यही नाउन सब्जेक्ट है हमारा। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि ए दिया हुआ है। अगर ये ए नहीं भी होता तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट में जेरेंड आ जाए, क्या आ जाए? जेरेंड, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। तो यहां पे ए पेन्सटेकिंग फॉर्जिंग में सब्जेक्ट मेरे पास ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगा देंगे? सिंगुलर। तो यहां पे हैव नहीं, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्वेश्चन को बिना समझे, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछता कि उस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग बताइए, उस क्वेश्चन का अर्थ बताइए। केवल वो हमसे इतना सा कहता है कि इस क्वेश्चन में एरर कहां है, बस इतना सा फाइंड करके आना होता है हमको। तो मैंने यहां पर पता लगाया किससे? ए से, देयर से पता लगाया। देयर के बाद में वर्ब देखी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट में ए देखा, उसके बाद में दो वर्ड देखे और दो में से दूसरा नाउन देखा और नाउन में आईएनजी वाली वर्ब देखी और समझ गया कि वो जेरेंड है। और जैसे ही मैंने जेरेंड को देखा तो समझ गया वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जब भी सब्जेक्ट में जेरेंड आए तो वर्ब कैसे लगानी है? सिंगुलर लगानी है। इसको नोट डाउन कर लेना आप, इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देगा, लेकिन ध्यान रखो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना वो उतना ही आसान होगा करने में। इंग्लिश ग्रामर की एक खूबसूरती यह है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं, क्या है? अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी कठिन हमको लग रहा हो, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक वाली क्लास अटेंड नहीं की तो मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी क्लासेस हैं, वो छह क्लासेस है, बस एक बार टाइम निकाल के वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार उनको देख लो, बस आपके जो बेसिक के जो सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे ना। चलिए बढ़ते, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा? यस या नो कमेंट में जवाब दो, यस या नो समझ में आया नहीं आया। फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया होगा और उसके आंसर भी निकालने की आपने कोशिश की होगी। मैं चाहता हूं कि अब मैं ये क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूं। देखो आ जाओ सभी बोर्ड पे, देखो इसमें लिखा है मिस रमा देवी हैज 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। इस सेंटेंस में रमा देवी के पास 2 एलिफेंट है, 10 घोड़े हैं और 50 गाड़ियां हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एज मच एज का यूज किया है। ये जो मच है बस इसी में एरर है, और इसमें क्या एरर है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूं। देखिए मच एक ऐसा वर्ड है जिसे मैं यूज करता हूं डिटरमिनर की तरह। कैसे? डिटरमिनर की तरह, या फिर मैं इसको यूज करता हूं किसी एडजेक्टिव की तरह, या मैं इसे यूज करता हूं किसी प्रोनाउन की तरह। 3 तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन की तरह इसको तब यूज करेंगे जब या तो हम यूज करेंगे इसको सब्जेक्ट में और या करेंगे ऑब्जेक्ट में, तब ये प्रोनाउन होगा ना। या फिर डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव की तरह। इस समय ये किसकी तरह काम कर रहा है? इस समय ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है एज एज,
आपने पढ़ा होगा शायद सो एज या फिर एज आपने पहले कभी पढ़ा होगा। तो इसके बारे में बता दूं कि सो एज और एज के बीच में क्या आता है। इनके बीच में यहां पर एडजेक्टिव आता है। क्या आता है बच्चों यहां पर? एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का होता है इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर जो एडजेक्टिव होगा ये वाला, ये होगा हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लिख लेना इसको कि एज और सो एज के बीच में आने वाला एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, कभी कंपैरेटिव में नहीं और कभी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं। अब पढ़ते हैं मच को। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे मैं कहूं मच वाटर या बोलूं मैं मच मिल्क, तो यहां पर ये जो वाटर और मिल्क है ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। और इनसे पहले क्या लगाया मैंने? मच लगाया। ध्यान रखो किसका यूज किया? मच। समझ में आ रहा है? यस या नो कमेंट बॉक्स में डालते रहो आप। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया। यहां पर मच का प्रयोग किसके लिए किया? ध्यान से देखो, कार्स के लिए। यानी कार्स क्या है? अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल है और प्लूरल नाउन है, इसलिए मच का यूज यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। ध्यान रखो कभी भी मच का प्रयोग अगर प्लूरल नाउन के लिए हो, कार्स कैसी नाउन है? प्लूरल, बहुवचन, तो मच को हटाकर किस में चेंज कर देना आप? मैनी में बदल देना। मच का प्रयोग अब अगर कभी भी प्लूरल नाउन के लिए किया गया है तो उसको किस में बदल दोगे आप? मैनी में बदल दोगे। विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मच और मैनी के बारे में लिख लीजिए कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मैनी का प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए आप ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है, कहां एरर हो सकती है? विच पार्ट हैज द एरर? क्वेश्चन में लिखा है विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए क्वेश्चन को एंड देन गिव द आंसर। देखिए क्या एरर हो सकती है, कहां पे गलती हो सकती है सेंटेंस के अंदर। देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। आराम से सोचिए एंड देन गिव द आंसर। अब आ जाइए, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं बोर्ड पे। आ जाइए, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो गिल्ट है यानी तुम्हारा जो दोष है उसका कोई प्रूफ नहीं है, यानी किसी भी प्रूफ के बिना द ओनली कोर्स ओपन टू मी, मेरे सामने जो एकमात्र रास्ता बचता है। यहां पर कोर्स का मतलब है बच्चों रास्ता। मेरे सामने जो एकमात्र रास्ता खुला हुआ है वो है कि मैं डिसमिस कर दूं उस केस को ही खत्म कर दूं यहां पर। अब देखिए इसमें क्या एरर हो सकती है, समझाता हूं। इसमें जो विदाउट दिख रहा है आपको, ये विदाउट, ध्यान से देखिए, विदाउट का मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। और ये एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड। ध्यान रखिए, इट इज अ नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड। और विदाउट के साथ कभी भी किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। विदाउट के साथ कभी भी कैसा भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है ना। विदाउट के साथ नो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको इतना पता है कि डबल नेगेटिव्स का यूज कभी नहीं किया जाता। डबल नेगेटिव्स, अगर डबल नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उनका यूज हम कभी नहीं करते हैं, गलत होता है। ध्यान रखिए हमेशा कि विदाउट एक नेगेटिव वर्ड है, नो एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, और विदाउट नो, नॉट, हार्डली एंड scarcely and rarely and barely, these are negative words। ये सब neither and nor, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है और कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। वी नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स टुगेदर। तो अगर मैं यहां पे नो का यूज नहीं कर सकता तो मैं किसका करूं फिर?
विदाउट के बाद सर, अगर विदाउट के बाद नो नहीं आ सकता तो आएगा क्या? तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लिख लेना उसको, बहुत शानदार ट्रिक है। कभी भी आपको विदाउट, देखिए ध्यान से, विदाउट या फिर हार्डली या फिर स्केयर्सली या फिर रेयरली या फिर बेयरली, इनके बाद ध्यान रखो, इनके बाद कभी भी आपको नो दिखाई दे, क्या दिखाई दे? नो। तो उस नो को हटाकर एनी में बदल देना। किसमें? एनी में। अगर इनके बाद में आपको नो दिखाई दे तो नो को हटाकर किस में बदल दोगे? एनी में बदल देना है। ध्यान रखना इस बात का, वी नीड टू चेंज इट एनी। तो मैं यहां पे नो की जगह पर क्या कर दूंगा? मैं एनी लिख दूंगा। इस बात का ध्यान रखना, इन वर्ड्स के बाद अगर नो आता है तो आपको उसे चेंज कर देना है, किसमें? एनी में बदल देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एनी भी तो नकारात्मक है। नहीं, ये नकारात्मक नहीं है। एनी इज नॉट नेगेटिव वर्ड। ध्यान रखना इस बात का कि एनी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता। हां, इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं किसी नेगेटिव सेंटेंस में। कहां पर? किसी नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं एनी को, लेकिन वो खुद नेगेटिव नहीं होता। आप एक बार सोच के देखिए कि एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एनी का प्रयोग सकारात्मक में नहीं, कहां करते हैं? नकारात्मक वाक्यों में करते हैं एनी का यूज। तो अगर ये नकारात्मक वाक्य में इसका यूज करते तो ये खुद नेगेटिव कैसे होता? बात समझ में आई आपको? क्योंकि अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसमें एक और नेगेटिव वर्ड हम क्यों लगाते? इसलिए एनी को कभी भी खुद एनी को नेगेटिव वर्ड नहीं मानना है। एनी नेगेटिव वर्ड्स और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। किसमें? नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग नहीं होता। एनी का यूज कैसे और कैसे, ये डिटेल में आगे क्लास लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनी का प्रयोग कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है। आप अभी केवल इतना याद रखो कि विदाउट, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, इसके बाद में अगर नो आ जाएगा तो उसको किस में बदल देना है? एनी में बदल देना है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं, जरा बोर्ड पे देखिए, सारे आ जाओ। इसमें लिखा ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। उसने कहा कि वो मुझसे रेस्टोरेंट में मिलेगा। इसमें क्या एरर हो सकती है? देखिए इस सेंटेंस में पहली वर्ब है सैड और दूसरी वर्ब है विल मीट। दो वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर, पहली वर्ब सैड और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले विल लगा हुआ है। यानी ये तो हो गया पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये, और ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब क्या एरर हो सकती है इसमें? अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से। बच्चों ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाए जिसमें पहली वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। किसमें? पहली वर्ब पास्ट टेंस में हो और उसके बाद में आगे जाकर एक और वर्ब दी गई हो, तो जो नेक्स्ट वर्ब होगी, आगे आने वाली वर्ब, वो अगर वहां पे लिखी है विल तो उसको चेंज कर देना किसमें? वुड में। ध्यान रखो, विल को वुड में बदलना है अगर पहली वर्ब भूतकाल में दी है। यानी ये जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत पास्ट टेंस से हुई है, यानी ये सेंटेंस में बात कौन से टाइम की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है इस सेंटेंस के अंदर। तो जब भी हम सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात करेंगे और वहां पे पास्ट टेंस में से हम फ्यूचर की बात करेंगे, कब की? फ्यूचर की। कब से? पास्ट टेंस में से फ्यूचर की बात करेंगे तो हम वहां पर शैल या विल नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। ना तो शैल आता है और न ही वहां पर विल आता है, वुड लगाते हैं। और न ही वहां पर हम कैन लगाते, कैन के स्थान पर कुड लगाते हैं। और न ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और न ही वहां पर इज, एम, आर लगाते, वहां पर लगाते हैं वाज, वर लगाते हैं। और नहीं वहां पर हम हैज और हैव लगाते, वहां पर हम लगाते हैं हैड। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। में नहीं क्या लगाते हैं? माइट लगाते हैं। इन बातों को ध्यान रखना कि हम वहां पर इन वर्ब का प्रयोग ना करके हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं।
अगर पहली वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में दी गई हो, तो यहां पर विल का क्या कर देंगे हम, यहां पर विल का हो जाएगा वुड हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ही सैड, उसने कहा, दैट ही इज बिजी, उसने कहा कि वो बिजी है। तो मुझे ये बताओ कब कहा उसने, पास्ट में कहा। कब कहा, भूतकाल में। और व्यस्त कब है, भूतकाल में। तो ये वर्ब किस में होनी चाहिए, भूतकाल में, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अगर उसने बोला है पास्ट टेंस में कि वो बिजी है, तो यानी वो बिजी कब है, प्रेजेंट में या पास्ट में, वो पास्ट में बिजी है, इसलिए वहां पर पास्ट की ही वर्ब आएगी। इज एम आर नहीं, क्या लगाएंगे, वाज या वर। तो यहां इज की जगह पर क्या कर देंगे हम, वॉज कर देंगे, वॉज लगा देंगे। यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आया, बताइए उसमें कहां एरर है। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आंसर देना है। सोचिए, समझिए एंड देन गिव द आंसर। समझिए, सोचिए कि आपका एग्जाम ही चल रहा है इस वक्त, यू आर इन द एग्जाम, और आपका ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से टेंसेस पढ़े हुए हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। आ जाओ, देखिए इस क्वेश्चन में एरर कहां है। देखो इसमें लिखा है द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द गेट। मेरे गेट खोलने से पहले जो चोर था वो बच के भागकर निकल गया। यहां पर बिफोर कंजंक्शन लगा है और यहां पर 2 क्लॉज है मेरे पास। पहले क्लॉज में लिखा है द थीफ एस्केप्ड, दूसरे में लिखा है आई ओपनड द गेट। तो मेरे पास कितने क्लोज हो गए, 2, एक पहले और एक बाद में बिफोर के। और बिफोर मेरे पास क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। बच्चों ध्यान रखें, अगर कभी भी बिफोर कंजंक्शन आए और दोनों साइड आपको वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे, दोनों साइड आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो समझ जाना वहां पे एरर है। क्या है, वहां पर एरर है। और हमेशा ध्यान रखो, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, और बिफोर से पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, हम लगाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको याद है, अगर आपने टेंस पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि पास्ट के अगर कोई भी 2 एक्शन हो जिनमें से एक एक्शन पहले हो चुका हो और दूसरा एक्शन बाद में हो, तो बाद में होने वाले एक्शन को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में और पहले होने वाले एक्शन को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। चोर भाग गया मेरे गेट खोलने से पहले, तो ये क्रिया पहले हुई है और ये क्रिया बाद में, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पर एस्केप्ड नहीं आएगा, यहां पर लिखा जाएगा हैड एस्केप्ड। क्या आ जाएगा, हैड एस्केप्ड। एस्केप्ड से पहले हैड लगा दो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, क्योंकि एस्केप की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, एस्केप्ड एस्केप्ड। आप हैड लगा दो तो थर्ड फॉर्म कहलाएगी और हैड हटाते ही सेकंड फॉर्म कहलाएगी ये। तो सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया किसमें, थर्ड फॉर्म में, हेड लगाते ही। तो इस बिफोर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा मैं 1-2 कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं, जैसे बिफोर आ जाए या फिर आ जाए बाय द टाइम। क्या आ जाए, बाय द टाइम। तो बाय द टाइम के बाद भी आपको जस्ट क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है बाय द टाइम के जस्ट बाद वाली वर्ब में, और जो दूसरी वर्ब बचेगी उसमें लगाना है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है, सेम किसका कॉन्सेप्ट है, बिफोर। यहां पे जो बाय द टाइम है ये भी कंजंक्शन है और इसका अर्थ होता है जब तक। ऐसा ही एक और कंजंक्शन है आफ्टर। अगर आफ्टर के बाद में आपको कोई क्लॉज दिखाई दे, आफ्टर के बाद अगर कोई क्लॉज आपको दिखाई देता है तो उसके बाद हमेशा उसके बाद वाले क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरी वर्ब बचेगी उसमें लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है यहां, और यहां लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक चीज नोटिस करिए आपने, बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बिफोर के बाद सेकंड पहले हैड थर्ड फॉर्म, बाय द टाइम के बाद सेकंड पहले हैड थर्ड फॉर्म, लेकिन आफ्टर के बाद, आफ्टर के जस्ट बाद क्या, उल्टा, हैड और थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी वर्ब बची उसमें सेकंड फॉर्म, अपोजिट हो गया। इन तीनों कंजंक्शंस को अच्छे से याद कर लेना। 2 कंजंक्शन ऐसे हैं जो बी से शुरू हैं और एक ए से, तो इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख लो कि B2 और A3। बी के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ए के बाद में वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म का मतलब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, B2A3, B2A3 आपको हमेशा के लिए याद रहेगा इस तरह से सवाल ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट या आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हो ना। अब इसके बाद में करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसमें कहां एरर है, क्या गलती हो सकती है इसमें। क्वेश्चन को अच्छे से समझें, परखें एंड देन गिव द आंसर। देखो इसमें क्या एरर हो सकती है, कहां इसके अंदर हो सकती है। आराम से, बहुत शाबाश शाबाश, टेक योर टाइम, गिव द आंसर्स। कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो अपने कि सर मेरा ये आंसर हो सकता है। थ्रो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। फिर मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन में कहां और क्या एरर हो सकती है। विच पार्ट इज कौन सी पार्ट में गलती हो सकती है, कौन सा शब्द यहां पे गलत हो सकता है। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। आज सारे बच्चे अब जरा बोर्ड पे देखिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं मैं। इस क्वेश्चन में लिखा है इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन्ड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों से इस कमरे को नहीं खोला गया, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड का मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में इस कमरे को नहीं खोला गया है। नाउ अब इसमें एरर कहां है, देखो यहां पे दिख रहा है आपको फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। आपको कभी भी फोर के बाद में आपको अगर ड्यूरेशन दिखती है या फिर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देता है किसके बाद में, फोर के बाद, तो आप ध्यान रखो फोर के साथ कौन सा टेंस आ सकता है। और वहां पे फोर का अर्थ हो से, क्या हो अर्थ से। जैसे पिछले 50 सालों से नहीं खोला गया, पिछले 50 सालों से इस कमरे को नहीं खोला गया है, तो यहां पर से मतलब है। इसके साथ दो टेंस लगा सकते हैं हम, इसके साथ लगा सकते हैं हम परफेक्ट टेंस, कौन सा, परफेक्ट, और या लगा सकते हैं हम परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम दो टेंस लगा सकते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। अब देखते हैं यहां पे टेंस कौन सा लगाया, बीइंग, इज नॉट बीइंग ओपन्ड। चलो इसको देख लेते हैं कि ये इज नॉट बीइंग ओपन्ड क्या चीज है। इज, उसके बाद में बीइंग लिखा है और बीइंग के बाद लिखी है ओपन की थर्ड फॉर्म बीइंग। देखो इज, बीइंग और ओपन की थर्ड फॉर्म है ओपन्ड, बीइंग थर्ड फॉर्म ना। अब ये जो इज बीइंग थर्ड फॉर्म है ना बच्चों, ये पैसिव वॉइस में, किस में, पैसिव वॉइस में। और इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा मुझे बताओ। आपने अगर कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाओ तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हो तो वहां पर कई बार आप बीइंग लगाते हो, बीइंग थर्ड फॉर्म। कौन से टेंस में करते हो ऐसा, आप करते हो कंटीन्यूअस टेंस में। कौन सा, कंटीन्यूअस टेंस। आप कंटीन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस चेंज करते हो ना तो वहां पे इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर बीइंग लगा देते हो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हो। इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टेंस है। और कौन सा कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब मुझे ये बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया, क्या आ सकता है फोर के साथ, नहीं आ सकता। या तो आएगा परफेक्ट या आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं आ सकता, ध्यान रखना इस बात का। ना तो एक्टिव वॉइस में आ सकता वो और ना ही वो पैसिव वॉइस में आ सकता, फोर और उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम हो तो। अब यहां पे लगाएंगे या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए अब एक बार ये देखो कि ये जो वर्ब है वो नेगेटिव है ना, क्या है, नेगेटिव वर्ब है। और हमेशा ध्यान रखो कि अगर वर्ब नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव वर्ब है, तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगाते। नेगेटिव वर्ब के साथ, नेगेटिव वर्ब में नहीं आता, लिख लेना इसको, नेगेटिव वर्ब में ये नहीं आता है तो लगाएंगे क्या, परफेक्ट। और कौन सा परफेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैज और हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलो जी ना, एक बात और, ये पैसिव वॉइस में लिखा है ना, अगर क्रिया, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की, ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की एरर नहीं है, टेंस की एरर है। लेकिन टेंस की एरर भी किसमें दी है,
पैसिव वॉइस में दी है, तो टेंस की एरर भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में देता है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर उसने कोई गलत टेंस दिया और अगर वो पैसिव वॉइस में दिया, क्या हुआ पैसिव वॉइस में, तो जो अपन करेक्ट टेंस लगाएंगे, सही टेंस लगाएंगे, वो भी पैसिव वॉइस में ही आएगा। तो यहां पे हैज हैव थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे हैज या फिर हैव और साथ में लगा देंगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से समझाता हूं, अगर कोई टेंस आया गलत और वो पैसिव वॉइस में है, तो उसकी जगह जो करेक्ट टेंस लगाएंगे तो वो भी पैसिव वॉइस का ही लगाएंगे। तो यहां पर इज की जगह कर देंगे हैज, नॉट, और बीइंग की जगह कर देंगे बीन। बस इतना सा करना है, हैज नॉट बीन ओपन्ड। फिर से बता देता हूं, इज बीइंग थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फोर के साथ नहीं आ सकता, दो ही टेंस आते हैं, ये दो बस, ठीक है। अब वर्ब नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्ब में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं बस, ठीक है जी। हैज हैव थर्ड फॉर्म हम लगाने वाले हैं अब, लेकिन हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म क्यों, ये क्यों आएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि उसने पहले से ही जो क्रिया है वो पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। तो इस चीज को नोट कर लेना आप कि अगर क्रिया पैसिव वॉइस में दी है तो उसकी जगह जो करेक्ट क्रिया लगाओगे आप, करेक्ट टेंस लगाओगे, तो वो भी पैसिव वॉइस में आएगा। और अगर उसने एक्टिव वॉइस में दी है तो करेक्ट टेंस भी किस में आएगा, एक्टिव वॉइस में ही आएगा। अब हम जरा अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको समझ लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन को समझकर आंसर दीजिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए किस टॉपिक का यह क्वेश्चन हो सकता है, अभी प्रैक्टिस जितनी कर सकती है अभी कर लीजिए। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, जरा बोर्ड पे देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई। मैंने मई से, सिंस का मतलब क्या होता है, से, सिंस का अर्थ होता है से, और मे का मतलब होता है मई। मई से मैं उसको एक दो बार मिला हूं, अ कपल ऑफ टाइम्स का मतलब एक या दो बार। सिंस दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट में सिंस के बाद मे है, और मे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको मालूम है कि सिंस के बाद क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर सॉ दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। मुझे बताओ क्या सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, नहीं करते। सिंस के साथ कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, या कोई भी इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, नो इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ केवल दो टेंस आते हैं, इसके साथ भी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से वही, सिंस के साथ भी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आता है। चलिए यहां पर ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत। अब मैं क्या लिखूं, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस बात को समझना है, ए कपल ऑफ टाइम्स, दो बार, एक दो बार ही मिला हूं। ये जो सी, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है सी, वो कौन सी वर्ब है, स्टैटिव वर्ब। याद आ गई, स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसका प्रयोग किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता। इसका मतलब मैं इस वर्ब को परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्टैटिव वर्ब है और इसका यूज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी नहीं होगा। तो कौन सा टेंस बचा मेरे पास, परफेक्ट टेंस बचा। अब बात आपके सामने ये भी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कईयों के दिमाग में, कि सर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर जो परफेक्ट टेंस आएगा वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा या फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस आएगा। आपके दिमाग में चल रहा होगी ना बात कि सब प्रेजेंट का आएगा, पास्ट का आएगा। बच्चों इस क्रिया के अलावा और कोई क्रिया दिख रही है आपको सेंटेंस में, और कोई क्रिया दिख रही है क्या, नहीं है। केवल क्या दिया हुआ है, आगे जाके सिंस दिया हुआ है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंस के साथ दे दी उसने, और कोई क्रिया नहीं है, और कोई क्रिया नहीं है, तो आप वहां पे लगा दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देना। अगर वहां पर सिंस दिया है और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आप लगा देना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर आ जाएगा आई हैव सीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देंगे यहां पर। ना बच्चों, आज मैंने जो ये क्वेश्चंस करवाए आपको, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छांट के लाया हूं कि ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिन पे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज्यादा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को छांट के लाऊंगा आगे भी। आज के जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, इनको 2 बार, कल जब नेक्स्ट क्लास में अब आप आओगे उससे पहले 2 बार रिवाइज करके आना है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ना। एक बात और बता दूं, रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, और जो मैंने बताया था, जो स्ट्रेटजी वाली क्लास आई थी जिसमें प्रिपरेशन करना बताया था, उसको भी एक बार वीडियो को फिर से देखना और समझना। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना जल्दी से, कि देखना कि उसमें सर ने यानी मैंने क्या फॉर्मूला, क्या तरीका बताया आपको, किस तरह से आपको पूरा 1 महीना प्रिपेयर करके चलना है। क्लास को फिनिश करने से पहले मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूं कि बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरी तरफ से मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सफल होंगे आपके एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेहनत करते रहिए, एक मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना, 1 मिनट भी आपको खराब नहीं करनी है, समय वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस अटेंड करके अपनी पढ़ाई में लग जाना है। कल नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, कल मिलेंगे। इसी नोट पर इस क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।